वो साल 1984 की गर्मियां थीं, जब हिंदुस्तान की जमीन से करीब 13,142 किलोमीटर दूर अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को शहर डर की चपेट में था, क्योंकि वहां के लोगों के पड़ोसी, उनके परिवार और उनके दोस्त बिना किसी निशान के गायब हो रहे थे। पुलिस भी हैरान थी कि ऐसे लोगों के गायब होने के पीछे की वजह क्या है, और इसी बीच पुलिस को सैन फ्रांसिस्को शहर के ऊपरी इलाके में जमीन में दबी हुई एक लाश मिलती है। ये वो तारीख थी जब कैलिफोर्निया शहर के इतिहास का सबसे लंबा और महंगा आपराधिक मुकदमा चल रहा था। ये वो इन्वेस्टिगेशन थी जो करीब 13 साल चली, और इस बीच फाइलों पर फाइलें जमा होती गईं, जिनका कुल वजन था करीब 2 टन। इन फाइलों में उस हत्यारे की हैवानियत कैद थी जिसने 1-2 नहीं बल्कि करीब 25 लोगों को अपना शिकार बनाया था। 2 जून 1985 की तारीख थी जब दक्षिण सैन फ्रांसिस्को डिस्पैच ऑपरेटर को एक कॉल आती है कि साउथ सिटी नंबर पर चोरी हो रही है। ऑपरेटर वो कॉल उस वक्त उस इलाके में मौजूद ऑफिसर डैनियल राइट को ट्रांसफर करती है, और ऑफिसर डैनियल फौरन मौके पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचने पर ऑफिसर डैनियल को चश्मदीद ने बताया कि उसने एक एशियाई मूल के एक शख्स को चोरी करते देखा है। चश्मदीद ने बताया कि जब उन्होंने चोर को रोका था, वो झगड़ा करने लगा और मौके से फरार हो गया। इसके बाद जब उन्होंने उस शख्स की कार के पास देखा तो पाया कि उसमें ब्राउन कलर का एक पाउच था, जिसमें एक बंदूक थी जिस पर साइलेंसर लगा हुआ था। अभी ऑफिसर डैनियल राइट गाड़ी की छानबीन कर ही रहे थे कि अचानक एक अधेड़ उम्र का शख्स आता है और बोलता है कि उसके दोस्त ने जो सामान लिया था उसकी कीमत वो अदा कर चुका है। तभी वहां सार्जेंट पॉल जिमर पहुंचते हैं। मौके वारदात पर पहुंचने के बाद उन्हें उस अधेड़ उम्र के शख्स पर कुछ शक होता है, तो फिर वो उस शख्स को अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं। साथ ही गाड़ी और बंदूक भी जब्त कर लेते हैं। वो अधेड़ उम्र का शख्स पुलिस स्टेशन जाते वक्त जिमर को बताता है कि उसके साथी का नाम चार्ल्स जिंग है, जिसके बाद सार्जेंट पॉल रेडियो पर कंट्रोल रूम को उस शख्स का बैकग्राउंड पता करने के लिए बोलते हैं, जिसका नाम चार्ल्स है। बाद में पुलिस को पता चलता है कि चार्ल्स हांगकांग में पैदा हुआ एक पूर्व मरीन था, जिसे सेना में दोषी ठहराया गया था क्योंकि उसने हवाई में एक सैन्य अड्डे से हथियार चोरी किए थे, जिसकी वजह से उसे अदालत ने एक बार सैन्य जेल भेजा था, जहां से वो भाग निकला था। इतने में अब सार्जेंट पॉल जिमर उस अधेड़ उम्र के आदमी को लेकर दक्षिण सैन फ्रांसिस्को पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां उसने अधिकारियों को बताया कि उसका नाम लियोनार्ड लेक था। उसने पुलिस को बताया कि वो एक धोखेबाज और भगोड़ा है और वो अपना बयान देना चाहता है, जिसके लिए उसने कागज, पेंसिल और एक गिलास पानी मांगा। एक पुलिस अधिकारी ने ये सब लेक को दिए और किसी काम से वो वहां से बाहर चला जाता है। जब वो वापस लौटता है तो देखता है कि लेक जमीन पर गिरा हुआ है, और जैसे एक मछली को पानी से बाहर निकालने पर वो तड़पती है, वैसे ही लेक तड़प रहा था। किसी के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसे हुआ क्या है। इतने में लेक को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां जाकर पता चलता है कि वो मर चुका है। सब लोग हैरान थे कि आखिर लेक को हुआ क्या था, लेकिन जब लेक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट हैरान था, क्योंकि रिपोर्ट में आया कि लेक ने साइनाइड कैप्सूल निगला था। अब ये गुत्थी उलझ गई थी कि आखिर लेक ने अपनी जान क्यों दी, आखिर लेक किसी और को क्यों बचाना चाहता था। पुलिस को अब ये सारे सवालों के जवाब चाहिए थे। तभी एक पुलिस अधिकारी को याद आया कि लेक ने मरने से पहले कागज और पेंसिल मांगी थी। जब पुलिस ने उस कागज को देखा तो उस पर लिखा था, डियर लिन, आई लव यू। मैंने तुम्हें माफ किया। फ्रीडम बाकी सबसे बेहतर है। आई एम सॉरी मॉम, पैटी और सब लोग। आई एम सॉरी सारी प्रॉब्लम के लिए। लव, लियोनार्ड। पुलिस के आला अधिकारी भी हैरान थे कि इस संदिग्ध ने खुद की जान क्यों ली। लियोनार्ड लेक जो भी जानता था, अब वो उसके साथ कब्र में दफन हो गया था, मगर पुलिस को इतना पता था कि कहीं ना कहीं लेक की मौत के तार उसके साथी जिंग से जुड़े हैं। लिहाजा उन्होंने उसकी तलाश शुरू की। उन्होंने लेक की कार के इंजन नंबर से पता लगाया कि वो कहाँ रहता था, मगर उनको हैरानी हुई कि वो कार किसी पॉल की थी
जो करीब 7 महीने से लापता था। अब ये गुत्थी उलझती जा रही थी। एक के बाद एक कई लोगों के गायब होने की बात सामने आई और सब लोगों का कहीं ना कहीं लिंक लेक और उसके साथी जिंग से जुड़े थे। पुलिस जांच करते करते एक घर तक पहुंचती है, जहां उन्हें एक घर के पास एक छोटा सा कैबिन मिला, जिसकी तलाशी में उन्हें कुछ ऐसे सबूत मिले जिसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। असल में उस कैबिन में रखे बेड पर रस्सियां बंधी थीं, जैसे कि उससे किसी को बांधा जाता हो, और साथ ही उस कैबिन में एक कैमरा भी मिला। जांच करने पर पता चला कि वो कैमरा जिस इंसान का है, उसका पूरा परिवार पिछले 1 साल से लापता था। उस कैबिन की छानबीन करके पुलिस और ज्यादा उलझ गई थी, मगर उस कैबिन के साथ में एक बंकर नुमा जगह थी, जिसकी जांच की तो पुलिस के होश फाख्ता हो गए, क्योंकि वो जगह किसी नर्क से कम नहीं थी। जब उस बंकर के अंदर पुलिस गई तो बंकर की दीवार पर 21 तस्वीरें लटकी हुई मिली। उन तस्वीरों में कुछ लड़कियां थीं जिनकी उम्र 18 से 23 साल के बीच थी। तस्वीरों को देखकर पुलिस को लग रहा था कि मानो ये तस्वीरें किसी सीरियल किलर की ट्रॉफी हों, जो अमूमन यादगार के तौर पर वो लोग रखते हैं किसी को मौत के घाट उतारने के बाद। पुलिस को बंकर से एक डायरी भी मिली जो लियोनार्ड लेक ने लिखी थी। पुलिस को बंकर से 100 कदम की दूरी पर किसी चीज को जलाने के निशान मिले। तफ्तीश में पता चला कि वहां किसी इंसान को जलाया गया था, क्योंकि राख में इंसानी हड्डियां भी मिली थीं। पुलिस को हैरानी तो तब हुई जब उन्होंने उस बंकर के अंदर एक छुपा हुआ कमरा मिला, जहां एक बेड डाल रखा था। उस बंकर में लेक की मिली डायरी से पता चलता था कि उसकी फैंटेसी थी कि वो सेक्स स्लेव बनाकर लड़कियों को रखे। पुलिस को बंकर से कुछ वीडियो टेप भी मिले थे। उन वीडियो में लेक और उसका साथी लड़कियों के कपड़े चाकू से फाड़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ आसपास की खुदाई में पुलिस को काफी सबूत हाथ लगे। अब ये तो साफ था कि वहां सीरियल किलर रहते थे, जो उस बंकर में हैवानियत को अंजाम दे रहे थे। लेक मर चुका था, मगर उसका साथी का कुछ पता नहीं था। इसी बीच पुलिस को खबर लगी कि चार्ल्स कनाडा में है। असल में चार्ल्स ने जो गलती पहले की थी, वही गलती फिर की, मगर इस बार कनाडा में। चार्ल्स को कनाडा में लूटपाट और गैर कानूनी तरीके से बंदूक रखने के आरोप में पकड़ा गया। आपको बता दें कि चार्ल्स एनजी और लियोनार्ड लेक साल 1983 से 85 तक दोनों ने मिलकर करीब 25 लोगों को मौत के घाट उतारा था। लेक का शिकार हुए लोगों में वो महिलाएं शामिल थी जिन्हें वो पहले से जानता था। दोनों मिलकर महिलाओं का रेप करते थे और वीडियो बनाते थे, बाद में उनकी गोली मारकर हत्या कर देते थे। आपको बता दें कि चार्ल्स को अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। कहते हैं कि लियोनार्ड लेक का बचपन पॉर्न फिल्मों की वजह से तबाह हो गया था। उसने बचपन में पॉर्न फिल्में देखना शुरू की। बाद में अपनी बहन की नंगी तस्वीरें खींचकर वो अपने पास रखता था। यहाँ तक कि ये भी कहते हैं कि लेक की दादी भी सब कुछ जानकर उसका प्रोत्साहन करती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम।